आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 18 सीफैप 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने ISA 560 को डिस्कस किया था और हमने ये स्टडी किया था कि ISA 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को 3 पॉइंट ऑफ टाइम की बेस पे क्लासिफाई किया था। एक वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो कि ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक अकर होते हैं, उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने वो प्रोसीजर्स पढ़े। फिर उसके बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक जो इवेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, यानी अकर पहले हो गए हैं, आइडेंटिफाई बाद में होते हैं, उस स्टेज में हमने क्या करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं। और फिर हमने स्टडी किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होता है तो उस सिचुएशन में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जो पहली स्टेज का कोर्स ऑफ एक्शन है वो तो सिंपल, हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए, मैनेजमेंट से उनका प्रोसीजर पूछा, इंक्वायरी की उनसे, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड किया, सब्सिक्वेंट जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को देखा और रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली मैनेजमेंट से कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए। एग्जाम में आपको बताया था अगर कोई स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र करे तो हमने उसको वेरीफाई करने के लिए जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी अपने सोल्यूशन का हिस्सा बनाना है। जब ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी उसके बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होता है तो उसमें क्या करना है, उसमें हमने ये सीखा था कि असूली तौर पे अब शेयर होल्डर्स के पास पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, बल्कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए ऑडिटर मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करेगा, अप्रोच करेगा उन्हें। और हमने सीखा अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज करने के लिए तो क्या करना है, और अगर एग्री नहीं होती तो क्या करना है। अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है, ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करती है, हम उस रिवीजन को वेरीफाई करते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करके, उसके बाद हम न्यू रिपोर्ट देते हैं। उस न्यू रिपोर्ट में जो डेट होगी वो न्यू वाली होगी, लेटेस्ट वाली, अपडेटेड वाली। अपडेटेड से मुराद जो इवेंट को रिकॉर्ड करने के बाद वाली डेट है। और उस वक्त जब डायरेक्टर्स रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर चुके हैं उसके बाद वाली डेट होगी। ठीक, अच्छा, अब ये तो प्रोसीजर हो गए, ओके। इसके बाद अगला इशू ये था कि डेट, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ये कौन से वाली हो, क्या सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लेटेस्ट वाली डेट होगी या सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए लेटेस्ट वाली डेट होगी, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ओल्ड वाली डेट होगी। ये डिपेंड करता था किस चीज़ के ऊपर, लॉ के ऊपर, कि लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ करता है या नहीं करता। अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ करता है तो हम डुअल डेटिंग की तरफ जाते हैं। अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो रही है तो सारी की सारी को कंसीडर किया जाएगा। तो फिर उस सूरत में एक ही डेट होगी जो बाद वाली होगी, लेटेस्ट वाली, और असूल के मुताबिक हमने अपने जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर हैं वो सारे एक्सटेंड करने होंगे। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो फिर ऑडिटर उन्हें वार्न करता है कि सर आप हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, अब चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपकी जिम्मेदारी है, हम उन पे तो आपको नहीं रोक सकते कि इशू ना करें, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, सही करे गलत करे, लेकिन अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो हमने रिपोर्ट दी है वो गलत है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी रिपोर्ट इशू नहीं करनी, वरना यूजर्स जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। अगर मैनेजमेंट स्टिल इशू करती है रिपोर्ट तो हम अपनी रिपोर्ट पे रिलायंस को रोकने के लिए, यानी शेयर होल्डर को यह बताने के लिए कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलायंस ना करें, हम कुछ लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन का पर्पस एक ही होगा, क्या भला, यूजर्स को इंटीमेट करना है कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट गलत है, और जाहिर है उसको इंटीमेट करने में रीज़न बताएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉब्लम है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड नहीं किया गया, उसको भी हम शेयर होल्डर्स को बताएंगे, लेकिन वो लॉयर से एडवाइस लेने के बाद।
और अगर ये हो गया सेकंड फेज, और थर्ड और लास्ट फेज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए तब क्या करना है, तब भी सारे काम तकरीबन यही करने हैं, तकरीबन यही करना है। फ़र्क सिर्फ अब की बार ये होगा कि अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करने में, तो हमने एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ खास तौर पे ऐड करना होगा यूजर्स को ये बताने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों रिवाइज हुई। वो आपने IAS 706 में एग्जांपल्स में भी पढ़ा होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू होती हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर इंक्लूड किया जाता है, तो उसके लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करता है। ठीक है, हाँ एक कंसेप्ट इसमें वो और बताता है हमें, और इसी के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा कि आपने कहा था 560 और 710 का लिंक है, वो ज़रा लिंक बता दीजिए, लिंक क्या है। तो 560 का एक पैराग्राफ ये कहता है अगर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद 1-2 महीने के अंदर अंदर पता चल गया तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइशू करवाया जाए। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के 10-11 महीने बाद पता चला, तो क्या पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करवाई जाए या अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करवा के शेयर होल्डर्स को बता दिया जाए। 560 ये कहता है इस सिचुएशन में अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के 10-11 महीने बाद पता चले, यानी जब अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब है, इमिनेंट है नेक्स्ट इशू ऑफ फाइनेंशियल, तो फिर आप कोई भी एक्शन ना लीजिए। इस साल का ऑडिटर कोई भी एक्शन ना ले। 560 इतना कह के चुप कर जाता है, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर कोई भी एक्शन नहीं लेना तो फिर यूजर को कैसे पता चलेगा कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्ट या डिस्क्लोज होने से रह गया था, ये कैसे पता। इसका जवाब 710 देता है कि अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट आपको नजर आए, अब जाहिर है मिस स्टेटमेंट ही होगी ना जो सब्सिक्वेंट इवेंट इंक्लूड नहीं किया, अगर मिस स्टेटमेंट नजर आए तो इस साल का ऑडिटर उसे पहले तो वो पिछले साल असूल के मुताबिक पिछले साल के ऑडिटर को बताता है, लेकिन अगर वो प्रीडिसेसर ऑडिटर उसको रिवाइज रेशो करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर करंट ऑडिटर क्या करता है, रीस्टेट कर देता है उसको, और फिर वो अपनी रीज़न बता देता कि हमने इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के जरिए से कि क्यों रीस्टेट किया। क्लियर हो गया। ये है 560 और 710 का रिलेशनशिप। वो सिर्फ एक पैराग्राफ की वजह से रिलेशनशिप आया है, और वो पैराग्राफ में 560 में पैराग्राफ कौन सा है जो ये कहता है कि अगर अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के करीब हैं तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइशू ना किया जाए, बल्कि अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव को रीस्टेट करके शेयर होल्डर्स को बता दो क्यों किया रीस्टेट। क्लियर हो गया जी। ये क्विक सी समरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी 560 की। मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन इनका ये है कि सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आइटम ने सब्सिक्वेंट इवेंट को देखना है ईयर एंड से लेके बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। एग्री। IAS 10 कहता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होने चाहिए बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो बोर्ड अप्रूवल होती है तब तक। तो अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट आ जाए, यानी बोर्ड अप्रूवल की डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट की डेट दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स कब तक देखो, ऑथराइजेशन फॉर इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, बोर्ड अप्रूवल तक, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कब तक देखो सब्सिक्वेंट ऑडिट रिपोर्ट तक। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली दोनों सेम डेट पे होते हैं तकरीबन, यानी समझ लीजिए कि सुबह ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सुबह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुई हैं तो शाम को हम उसको साइन करें, या इवन साइन अगर 2 दिन बाद भी करें डेट हम वही अप्रूवल वाली डालते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारी एक्सटेंड ना हो, वो सेम डेट डाली जाती है। ठीक है, तो इसलिए अप्रूव ऑडिट रिपोर्ट चाहे, अहम चीज़ ये नहीं है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन किस दिन की, अहम चीज़ ये है आपने उसके ऊपर डेट कौन सी डाली। तो डेट अगर आपने अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली डाली, रिक्वायरमेंट दोनों पूरी हो गई। ठीक है, हाँ अगर फर्ज कीजिए 1-2 दिन का फ़र्क आ जाता है प्रैक्टिकली और आप डिफरेंट डेट डालते हैं
तो फिर आपको सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो हैं, अब देखें चूँकि अब यह इसका जवाब स्टैंडर्ड ने नहीं दिया, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि चूँकि हमने फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करना होता है, तो फिर हम अपना फ्रेमवर्क देखेंगे। फ्रेमवर्क अगर IFRS का फ्रेमवर्क है तो हम अपने सब्सीक्वेंट इवेंट्स को ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस तक ही देखेंगे। नहीं, ये ISA से डिपार्चर नहीं होगा, लेकिन अगर हम ISA को नहीं करते तो IFRS से डिपार्चर हो जाएगा। तो ISA बेसिकली रूल बेस्ड नहीं है, वो कहते हैं एविडेंस ऑब्टेन करें, और हमने ओपिनियन क्या देना होता है भला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हुए हैं फ्रेमवर्क के मुताबिक। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है? इसका जवाब है यस, उन्होंने फ्रेमवर्क को फॉलो किया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक जगह पे लिखा, लेकिन ये दो जगह पे लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट एक्शन। उन्होंने कहा कि अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई होता है और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करती तो ऑडिटर लॉयर से एडवाइस लेके एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। क्वेश्चन इनका यह है कि सर वो एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? इसका जवाब ये है कि ये कंसेप्ट दो जगह पे डिस्कस हुआ है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले और एक इशू होने के बाद। आप कौन से वाला पूछ रहे हैं? इशुएंस से पहले। अच्छा, फाइनेंशियल यानी मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजने लगी, हमें पता चल गया मसला, हमने कहा ना भेजो, उन्होंने कहा नहीं हम तो भेजेंगे। अगर इशुएंस से पहले इस तरह की सिचुएशन है तो हमारा दोनों जगह पे हमारा मकसद क्या भला कि यूजर को बता देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस सब्सिक्वेंट इवेंट की कमी है। मकसद हमारा यही है ना। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले हमें पता चला है तो हम AGM में डिस्क्लोज कर देंगे। AGM ऑडिटर अटेंड करता है ना, ठीक है। वैसे तो वो लॉयर से एडवाइस लेगा, लेकिन यहाँ पे जो लॉयर एडवाइस देता है वो कहता है सर आपका कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप AGM को अटेंड कर सकते हैं। AGM में जाएं और वहाँ पे शेयर होल्डर्स को बता दें, सारे इकट्ठे होंगे, सारे ना सिर्फ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इकट्ठे होंगे, वहाँ पे आप उनको बता दीजिएगा कि सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से मसला है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चले, यानी AGM भी हो गई है, तब डिसीजन क्या हो सकता है इसके बारे में स्टैंडर्ड साइलेंट है, लॉ भी साइलेंट है। प्रोबेबली ये होगा SECB को नोटिफाई कर देना, स्टॉक कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज में कम्युनिकेट कर देना, प्रोबेबली ये पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मकसद ज़हन में रखिएगा इनका क्या है इस कम्युनिकेशन का कि यूजर्स को पता चले, यूजर्स को बता दें। हाँ, एक जगह पे लिखा है उसने MCSO मैटर या अदर मैटर, तो सब्सिक्वेंट इवेंट में तो नॉर्मली MCSO मैटर ही आता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि कुछ जगह पे अदर मैटर भी आप दे सकते हैं। तो एग्जाम में आपने दोनों इकट्ठे लिख देने हैं। वैसे आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है, मैनेजमेंट हमने MCSO मैटर इंक्लूड करना है। अगर MCSO मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है लेकिन सही नहीं दिया, एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट नहीं, अब क्या करेंगे? कहते हैं नहीं देना एडिक्वेट, मिस स्टेटमेंट है, नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। पहले ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, कर दिया, ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया। अब क्या हम MCSO मैटर दे सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट को एम्फसाइज करवाने के लिए? नहीं दे सकते। तो उस सूरत में ये जो डिस्कशन होगी आप अदर मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं। शायद इस वजह से उसने MCSO मैटर और अदर मैटर को दोनों ऑप्शंस दिए। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो MCSO मैटर में डाल दें, वरना अदर मैटर में आप उसको मेंशन कर दें। और कोई क्वेश्चन? अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद जो है कोई मैटर अराइज होता है, क्या आइडेंटिफाई होता है, अगर पहले हो गया ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आइडेंटिफाई हुआ कोई मैटर, उस केस में जो हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो परफॉर्म करेंगे हम? उस केस में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किया वो करेंगे। अच्छा, इसका आंसर एक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए। ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, इसके बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हमारे सामने आया, हमने उसको एड्रेस कर लिया।
वो कह रहे हैं सर उस सब्सिक्वेंट इवेंट को वेरीफाई करने के लिए तो प्रोसीजर हम परफॉर्म करें ही करेंगे, लेकिन क्या वो जो 5 प्रोसीजर हमने पढ़े थे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो परफॉर्म करेंगे कि नहीं दोबारा? फॉलो कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट की डेट आई 20 मार्च, 20 मार्च तक का आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किए। फिर इसके बाद पता चला 25 मार्च को ऐसा इवेंट सामने आया जो कर पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, तो हमने उस इवेंट को तो वेरीफाई करना ही करना है कि सही उसकी एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। क्या जो प्रोसीजर हमने 1 जनवरी से 20 मार्च तक परफॉर्म किए थे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो अब 20 मार्च से 25 मार्च के दरमियान वाले पीरियड के लिए परफॉर्म करेंगे? ये इनका क्वेश्चन है। इसका आंसर है शाबाश, 2 केसेस हैं। कौन से? हाँ, अलाउ करता है, ला के नहीं करता। अगर तो डुअल डेटिंग अलाउड है तो फिर आपने इस 5 दिनों के सब्सिक्वेंट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, यही तो फायदा डुअल डेटिंग का। लेकिन अगर डुअल डेटिंग अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है, ला रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता, तो फिर आपको सारी अमेंडमेंट यानी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सिक्वेंट इवेंट देखने, प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस का क्वेश्चन। एग्जाम में सुनिए क्या होगा। एग्जाम में जब कभी वो आपको ये कह देना कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, अब बताइए क्या होगा। इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, जब इवेंट आइडेंटिफाई हो गया तो अंडरस्टूड है उस इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम 5 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म हो चुके हैं। एग्जाम के क्वेश्चन में वो आपने नहीं लिखने, एग्जाम के क्वेश्चन में कभी नहीं लिखने, कभी नहीं लिखने। ठीक जी, वो लॉ वाले दोनों सिनेरियो लिखेंगे, लेकिन उसमें ये लिखेंगे ना कि हमने, उसमें सिर्फ एक लाइन आएगी कि हम अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने वाले प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देंगे न्यू डेट तक। सिर्फ ये लाइन आएगी, प्रोसीजर नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? प्रोसीजर नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा सर रिपोर्ट में बाज़ औक़ात इम्प्लीकेशन केस स्टडी आती है ना, उसमें आता है कि जी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करो, अदर मैटर इंक्लूड करो, इसमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इंक्लूड करो, की एडेड मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करो। ये लाइन लिखते होते हैं हम। तो क्या हमने सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि इन पैराग्राफ को इंक्लूड करो, कि इन पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है वो भी सोल्यूशन का हिस्सा बनानी है? वो भी सोल्यूशन का हिस्सा बनानी है। तो इसका जवाब है नॉर्मली सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाई जाती वो इंफॉर्मेशन। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो फिर बना सकते हैं। तो सिर्फ ये लिख देना कि आइटर शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, ये और चीज है, और इसके साथ वो 3 बातें लिखना कि नोट्स टू द अकाउंट्स, फिर उसके बाद मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ये 3 बातें लिखना लहदा है। नॉर्मली क्वेश्चन में ये 3 बातें नहीं लिखी जाती। उसी तरह 560 में हम ये अगर लिख दें कि आइटर अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं उनको एक्सटेंड कर देगा, एक लाइन में ये लिख दे, ये एक अलग चीज है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपने सब्सिक्वेंट इवेंट जो पढ़े थे वो दोबारा छापने, एग्जाम में नहीं छापने जब इवेंट आइडेंटिफाई हो गया। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? सर ये अगर तो बात करता है ये प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट और अपडेट द रिपोर्ट। अच्छा, अपडेट ऑडिट रिपोर्ट, हाँ, ये स्टैंडर्ड ने 2 अल्फाज यूज किए हुए हैं, न्यू ऑडिट रिपोर्ट और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। वो ये कह रहा है कि जी बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने डुअल डेटिंग करनी है ना, तो ये आपने रिपोर्ट बना के दी, इधर लिखा हुआ है 20 मार्च, तो आपने सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, एडजस्ट हो गया सारा कुछ, फाइनेंशियल इवेंट पहले भी अनमोडिफाइड ओपिनियन था, अब भी अनमोडिफाइड ओपिनियन है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है, ये रिपोर्ट फाड़ के फेंके, न्यू रिपोर्ट दें, उसके ऊपर यही डेट लिखे 20 मार्च और आगे लिख दें वो लाइन एक्सेप्ट फॉर इवेंट नंबर फॉर विच डेट इज 25 मार्च, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है, ये है न्यू ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी ऑप्शन क्या है, इसी रिपोर्ट के आगे कोमा लगाएं और ये लाइन लिख दें और मैनेजमेंट से कहें ये ले सर रिपोर्ट। अब ये क्या है, अमेंडेड रिपोर्ट। अब आप बताएं आप क्या करेंगे, बल्कि आप क्या करते हैं, अगर रिपोर्ट में कभी कोई कमी पेशी नजर आ जाए आप क्या करते हैं, उसको हाथ से अमेंड करते हैं। हालांकि कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, न्यू रिपोर्ट।
इसलिए मैंने भी हर जगह पे कोशिश किया न्यू रिपोर्ट ही वर्ड यूज़ करूँ। शायद इक्का दुक्का जगह पे मैंडेट रिपोर्ट का वर्ड भी लिख दे। स्टैंडर्ड न्यू और मैंडेट दोनों का वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि टेक्निकली दोनों ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन बेहतर ये प्रिंट ही निकलना 5-7 रुपये का, तो हम प्रिंट निकाल लेते हैं। न्यू रिपोर्ट यूज़ कर लें वर्ड, वो बेहतर है। और कोई क्वेश्चन? ये आपने इससे पहले क्वेश्चन था न्यू, क्या था, ओपिनियन चेंज वाला, वो क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ जी, अच्छा हाँ जी, अब वो हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेशन में शायद लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट इवेंट में इवेंट्स जो होंगे आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे आप आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट कर लें। आपका भी कोई क्वेश्चन था? अच्छा क्या, हाँ बिल्कुल, इनका क्वेश्चन ये है सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले तो हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया और बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ और मैनेजमेंट हमसे कह रही है कि सर हम फाइनेंशियल में रिवाइज करते हैं, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करते हैं, और हमने जब चेक किया तो उसमें कोई मिस स्टेटमेंट अब की बार नजर आ गई हमें, तो क्या पहले ऐसा हो सकता है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन और अब क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? साहब है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा एट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारे पास हो सकता है अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ओपिनियन को हम चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है हमारे ऊपर कि हम जब न्यू रिपोर्ट देंगे तो उसमें डेट ही चेंज होगी। अगर इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई और भी पैराग्राफ या ओपिनियन चेंज हो सकता हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन? जी जी, हाँ, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्वेश्चन ये है कि सर ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है इसकी वजह से मैनेजमेंट को भी भागदौड़ करना पड़ रही है, हमें भी भागदौड़ करना पड़ रही है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी हो तो शेयर होल्डर को भी टेंशन हो जाती है घर बैठे बैठाए। तो क्या इसके लिए, इसका मतलब है हम छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से तो ये सारा काम नहीं करते होंगे, तो क्या उस इवेंट का सिग्निफिकेंट होना ज़रूरी है? इसका जवाब है यस, सिग्निफिकेंट इवेंट होगा फिर ये सारा काम करते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो तो फिर नहीं करते। क्लियर हो गया? अच्छा, ये मैंने लफ्ज़ बोला सिग्निफिकेंट, आपने पूछा था मटेरियल हो के नहीं, मैंने मटेरियल का लफ्ज़ नहीं बोला, सिग्निफिकेंट। क्या फ़र्क है दोनों में? सिग्निफिकेंट और एक और लफ्ज़ होता है मेजर, ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन में यूज़ होता है। इनका मतलब होता है नॉट इमटेरियल। जिस चीज़ के साथ सिग्निफिकेंट या मेजर का लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब है वो हो सकता है मटेरियल हो सकता है परवेसिव हो, लेकिन इमटेरियल नहीं होगा, इमटेरियल नहीं होगा। तो इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम जैसे अगर किसी जगह पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दो ऑप्शंस हैं, तो जल्दी जल्दी में हम दोनों को कवर करना चाहते हैं तो एक लफ्ज़ में कवर कर जाते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन कर जाते हैं कभी। उसी तरह अगर हमने किसी जगह पे कंसेप्ट डिस्कस करते हुए ये बताना हो कि ये अगर मटेरियल या परवेसिव है तो ये काम होगा, तो जल्दी जल्दी में मटेरियल और परवेसिव दो अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय एक ही लफ्ज़ बोल जाते हैं, क्या? सिग्निफिकेंट या मेजर। ज़्यादातर वर्ड सिग्निफिकेंट यूज़ होता है। तो बिल्कुल वो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सिग्निफिकेंट होगा तो ही हम ये सारा एक्शन लेंगे आगे, वरना नहीं करेंगे। सर, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद अगर कोई मैटर आइडेंटिफाई हो और हम दोबारा वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाले प्रोसीजर परफॉर्म करें तो की ऑडिट मैटर में डाल सकते हैं? अगर दोबारा कोई अगर हमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नज़र आ जाए रिपोर्ट के बाद और हम अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, यानी डुअल डेटिंग अलाउड नहीं थी तो हमने सारे के सारे प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दिया, उसमें क्या हम की ऑडिट मैटर दे सकते हैं? नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट है उसकी वजह से एमसीक्यू मैटर ही देंगे। हाँ, कम्प्लेक्सिटी हो किसी एरिया में, किस इशू में कम्प्लेक्सिटी है? क्या आप सिर्फ ये कहेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट, तो वो तो कहेगा एमसीक्यू मैटर में आ गया। अगर उसी में कोई और इशू ऐसा आ जाता है जो आप समझते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर की ऑडिट मैटर डाल सकते हैं। फिर वो ये भाई वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले अगर एक चीज़ नहीं थी
हमें एक्स्ट्रा जब बाद में प्रोसीजर परफॉर्म करने लगे सामने आ गई तो क्या करना है, तो अगर कोई और मैटर ऐसा है सब्सिक्वेंट इवेंट के अलावा जो आपके सामने आ गया, उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं। जब रिपोर्ट रिवाइज होगी ना तो स्टैंडर्ड हमें ये नहीं डिस्कशन करते, वो डेट के ऊपर फोकस कर रहा होता है, लेकिन वो हमें पूरी इजाजत देता है आप कोई भी मैटर रिवाइज कर सकते हैं, अनमोडिफाइड को मोडिफाइड में, मोडिफाइड को अनमोडिफाइड में, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। क्लियर? और की क्वेश्चन? जी, पब्लिश हो, फाइनेंशियल में पब्लिश होने का मतलब है इशू हो गई हैं, कंसीडर, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यही होता है, पब्लिश होने का मतलब ही कंसीडर इशू हो गया, तीसरी वाली कैटेगरी के बाद है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ आखिरी, इसके बाद फिर हम पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैफ लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन में इस तरह था, सीफैप लेवल के कुछ क्वेश्चन में भी इस तरह है, मुझे पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है शायद मैं स्टैंडर्ड को, काउंटिंग स्टैंडर्ड को गलत समझाऊँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप में से अगर कोई स्टूडेंट काउंटिंग पढ़ रहा है तो वो भी इस बात को रिकन्फर्म करके या अपने काउंटिंग के टीचर से रिकन्फर्म के मुझे बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। काउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जो बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस तक अकर हुआ हो, इसके बाद अगर कोई इवेंट अकर हुआ है वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होगा। ऑडिट की केस स्टडीज़ में पास्ट पेपर्स में आईकैप ने बहुत से ऐसे क्वेश्चन टेस्ट किए हैं जिसमें इवेंट अकर ऑडिट रिपोर्ट के बाद हो रहा होता है और सॉल्यूशन में वो कहता है कि जी इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में ये सॉल्यूशन गलत है। क्योंकि उसे अगर जब वो ये कहता है ना कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई इवेंट अगर हुआ है तो फिर सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, तो उसकी वजह से पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट रिवाइज नहीं होंगी, वो अगले साल का इवेंट ही समझा जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई कट ऑफ डेट तो लगानी है ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट इस डेट तक होंगे। ये तो नहीं कि ओपनिंग आपने डेट बता दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की और उसकी कट ऑफ डेट बताई नहीं, तो कट ऑफ डेट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस। ठीक है जी, हाँ वो IS 8, लेकिन IS 8 में भी तब फॉल करेगा जब अकर पहले हो चुका होगा। अगर कोई एरर करेक्शन है वो तो ठीक है, जब भी सामने आ जाए करनी चाहिए, एरर करेक्शन की बात नहीं कर रहा। एरर करेक्शन तो आपको 6 महीने बाद ही पता चल जाए ना कि गलती हो गई थी, वो करेक्ट। लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट जो अकर बाद में हुआ है, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अकर पहले हो चुका है, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है, वो गलती है, क्योंकि वो होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन अगर अकर ही बाद में हुआ है तो उसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए, इस साल के ऑडिटर को उसे नहीं छेड़। ये बात समझ आ रही है मेरी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, डिफाइन ही उसने यही किया एग्जैक्टली। हाँ, पीरियड को के, और वो पीरियड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस तक, उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट इवेंट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आप अपने काउंटिंग के टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो, कोई इवेंट अकर हो, तो उसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना चाहिए पिछले साल की। ठीक है, पूछ लीजिएगा। आज का क्वेश्चन भी बेसिकली इसी इशू के ऊपर बेस कर रहा है, तो बल्कि इसी क्वेश्चन को बेस बना के आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करें जी आज का क्वेश्चन। ये है ISA 560 का। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन में जो कुछ डिस्कस कर रहा है उसके अलावा भी डिस्कशन करूंगा ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाए, सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन आपको बता दूंगा कि ये इशू क्वेश्चन से रेलिवेंट है, ये नहीं है। सबसे पहले अटेम्प्ट नोट कर ले, विंटर 2012। अच्छा बताइए, हमारा जो ऑडिट ओपन बुक स्टार्ट हुआ था कब से हुआ था? कब से हुआ था? ये तकरीबन 2011 के आसपास, समर 2011 से मेरा हाल हुआ था। इसका मतलब है ये ओपन बुक होने के बाद जो करीब तरीन पीरियड था उसका क्वेश्चन है। इसमें शायद रिप्रोडक्शन का एलिमेंट भी शामिल हो, इसमें शायद स्टैंडर्ड, आपको बताया था ना जब ओपन बुक हुआ था ना, शुरू में वो स्टैंडर्ड में से हमें क्वेश्चन ढूंढवा के रिप्रोड्यूस करवाता था, अब नहीं करवाता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी है, क्या करना है हमने? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट क्या कहती है जी? डिस्कस द फैक्टर्स दैट ऑडिटर शुड कंसीडर विद रेफरेंस टू द अबव एंड स्पेसिफाई द स्टेप्स दैट ही शुड टेक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है।
आगे कह रहे हैं 1 द मैनेजमेंट एंड दो चावी गवर्नेंस आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ अबव इवेंट। ये जो रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट एंड अप्रूवल है ला, इससे मुझे कंफर्म हो गया ये अल्फाज रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट पूरे स्टैंडर्ड में कहीं पे यूज नहीं हुए सिवाय एक जगह के, कहाँ? सब्सिक्वेंट 560 में। तो उससे मुझे पता चल गया ये 560 की बात कर रहा है, और ये जो इवेंट है ये कि सब्सिक्वेंट इवेंट है, ठीक है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर इसके बाद सेकंड में द मैनेजमेंट एंड दो चावी गवर्नेंस आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय, वही बात, प्रोहिबिटेड और नॉट प्रोहिबिटेड, दोनों ऑप्शन समझ लग गई, कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ ना। आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ BGL was qualified on account of recognition of markup on delayed payment from Salim Enterprises Limited amounting to rupees 2.7 billion, because at the time of signing of audit report SCL had not acknowledged its liability towards markup due to BGL and the matter was pending in the court। अच्छा, एक मैं वैसे कमेंट कर रहा हूं, बेहतर होता हमें क्लियरली बता देता हमारा ऑडिट क्लाइंट कौन है। वैसे पता चल रहा है कि हमारा ऑडिट क्लाइंट कौन है, BGL है या SCL है? BGL है, लेकिन बेहतर होता अगर वो खुद से बता देता कि आप इसके ऑडिटर हैं। चलिए ठीक है, हमें पता चल गया। देख लूं कहीं ऊपर उसने बताया ही तो नहीं हुआ, नहीं बताया हुआ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारे क्लाइंट BGL का कस्टमर था SCL, उससे 2.7 बिलियन लेना था क्योंकि उसने पेमेंट कुछ लेट कर दी थी, तो उसका इंटरेस्ट था, और एक तो रीजन अमाउंट है ना, एक अगर पेमेंट डिले हो जाए उसके ऊपर इंटरेस्ट मार्कअप था 2.7 बिलियन। हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर लिया था रिसीवेबल के तौर पे, SCL नहीं मान रहा था, SCL कह रहा था मैंने 2.7 बिलियन नहीं देना, और ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था। अब जब मामला कोर्ट में पेंडिंग हो तो जाहिर है हम लॉयर से ओपिनियन लेते हैं, लॉयर ने ओपिनियन दिया होगा, उससे पता चला होगा हमें ये वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो इसका मतलब है इसको डिस्क्लोज कर देना काफ़ी था। लेकिन हमारे क्लाइंट ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया रिसीवेबल के तौर पे, जो नहीं होना चाहिए था। कंटिजेंट रिसीवेबल है ना, नहीं होना चाहिए था। हमने ओपिनियन क्वालिफाई कर दिया। यहां तक फैक्ट समझ आ गए? आगे चलते हैं। आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम इंफॉर्मेशन, क्यों सबसे अहम इंफॉर्मेशन? हमें पता चल गया हम पहले वाला फेज में, दूसरे वाले फेज की बात कर रहा है कि तीसरे, किस फेज की बात कर रहा है? थर्ड फेज की। बता सकते हैं दूसरे फेज में, सेकंड फेज और थर्ड फेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यूजर्स को बताना, शाबाश। सेकंड वाले फेज में हम यूजर्स को बताने की बात नहीं करते, उसको मैनेजमेंट को ये नहीं कहते यूजर को भी बताओ कि ये तुम्हारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं गलत हैं, और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर में आने वाली है। सेकंड पॉइंट पे नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी उन तक पहुंची ही नहीं है, घर की बात घर में है। थर्ड वाले फेज में ये स्टेप लाजमी लेना होता है। चलिए, आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन कर लें और जहन में रखिएगा, ये क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, सबसे अहम इंफॉर्मेशन है। ISA 560 में सबसे अहम चीज ही यही होती है, इवेंट वकूआ कब हुआ। द मैटर वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इस पूरी लाइन को अगर आपने अपने काउंटिंग के टीचर से कंसल्ट करना है ना, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करके उनसे, उनको ये लाइन दिखा के सिर्फ ये पूछ लें, सर ये एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये चूंकि डिसीजन हुआ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। हाँ, अगर फैसला पहले हो चुका होता, हम तक इतला पहुंचते पहुंचते देर हो गई होती, फिर ये हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट होता, फिर एडजस्टिंग इवेंट होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये डिसीजन कर लेते हैं ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, जो कि थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट में पता चल गया वो क्या चाह रहा है। तो बहरहाल हम इसको एज्यूम ये कर रहे हैं, इसको यूं लेके चल रहे हैं कि मैटर डिसाइड पहले हो गया था, हम तक इतला बाद में पहुंची, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची।
ठीक है। सर ये जो भी केस चल रहा है ये ईयर से पहले चल रहा है, कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही है। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो स्टिल कट ऑफ डेट होती है। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो स्टिल कट ऑफ डेट होती है ना। पहले सब्सिक्वेंट, पहले हम ये डिसाइड करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, फिर ये डिसाइड करते हैं एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, अगर पहले हैंड ही वो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन से खारिज हो जाता है तो दूसरी चीज की तो सवाल। फिर भी देखें, मैं 90% श्योर हूँ, 100% नहीं कर रहा, लेकिन 90% श्योर हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। फिर भी जो काउंटिंग के एक्सपर्ट होंगे उनका ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है, तो अगर वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं तो मैं बिल्कुल उसको मान के फिर चलूँगा, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए। हमारा अर्निंग स्टैंडर्ड भी यही सिखाता है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर ले लीजिएगा। एंड SCL वाज ऑर्डर टू सेटल द मार्कअप बाय, अच्छा अब हम एज्यूम कर रहे हैं फैसला पहले हो गया था, ये जेहन में रखिएगा, इतला बात तक पहुंची और SCL को कहा गया भाई 1.5 बिलियन दो। आफ्टर द कोर्ट्स डिसीजन BGL हैड फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 1.2 मिलियन। BGL ने कहा कोर्ट को, भाईजान हमने तो 2.7 लेना था, आपने हमें 1.5 मिलियन का फैसला हमारे हक में किया है, तो बाकी 1.2 मिलियन का हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो 1.2 मिलियन की भी अपील फाइल कर ली BGL ने। बात समझ आ रही है ना, फैक्ट्स। एंड मैनेजमेंट है रिक्वेस्टेड ऑडिटर टू रिमूव क्वालिफिकेशन एंड इशू रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ने कहा क्वालिफिकेशन रिमूव करके अब रिवाइज करें, रिवाइज कर दें, अब अनमोडिफाइड ओपिनियन आए, क्योंकि अब फैसला हमारे हक में आ गया। तो पहले तो 50-50 था ना, तो आपने कहा नहीं रिकॉर्ड करना नहीं बनता, अब तो फैसला हमारे हक में आ गया है, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब बताए, अब रिपोर्ट रिवाइज कीजिए। मैनेजमेंट हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड ऑडिटर दैट सब्सिक्वेंट टू द कोर्ट्स डिसीजन इट हैज डिसाइडेड टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मेकिंग ए 25% प्रोविजन अगेंस्ट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मार्कअप। और वो कह रहा है जो 1.2 मिलियन था उस पर भी हम 25% की प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शायद हमें सारे पैसे ना मिलें, तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर। रिक्वायर्ड डिस्कस द फैक्टर्स, फैक्टर्स को अंडरलाइन कीजिए। दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर विद रेफरेंस टू द अबव एंड, पहले यहाँ तक ये डिस्कस, फैक्टर्स क्या क्या डिस्कस करने चाहिए। पहली चीज़ मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन में उसने, ये तो पता चल गया हमें 560 का क्वेश्चन है, क्या उसने कोई स्पेसिफिक इवेंट दिया है हमें? दिया है? कौन सा इवेंट है? लिटिगेशन का डिसीजन हुआ है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज होंगी, हमारा पहला स्टेप हमने कंसीडर करना होता है कि क्या रिवीजन ठीक है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए। इसमें 2 इश्यूज हैं, बल्कि 3 इश्यूज हैं, 3 फैक्टर कंसीडर करना है आपने, 3 फैक्टर। पहला फैक्टर क्या आपने कंसीडर करना है एज ऑडिटर, जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये जो 1.5 बिलियन है क्या ये रिकॉर्ड करना चाहिए एवेलेबल? बताइए, क्या ये वर्चुअली सर्टन है? मेरा ख्याल है वर्चुअली सर्टन नहीं है, मेरा ख्याल है वर्चुअली सर्टन नहीं है। क्यों? क्या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया किसी को कि 1.5 बिलियन पे करें तो लाजमी है हमें उसे पैसे मिल जाएंगे? हमें सिर्फ लीगल एस्पेक्ट देखना चाहिए कि कमर्शियल एस्पेक्ट भी, उसकी एबिलिटी टू रीपे भी देखनी चाहिए कि नहीं? कस्टमर की एबिलिटी टू रीपे देखनी चाहिए कि नहीं? तो यहां पे हमने पहली चीज ये कंसीडर करनी है, क्या 1.5 बिलियन रिकवरेबल है, जेन्युइन है? ये तो कंफर्म है, इसके ऊपर तो मैं भी कोई डाउट नहीं क्रिएट करा, कोर्ट ने कह दिया जेन्युइन है, रिकवरेबल है कि नहीं। इसके लिए हम कैसे इंश्योर करेंगे रिकवरेबल है कि नहीं? कंफर्मेशन से ज्यादा बेहतर एविडेंस क्या? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। वो तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कंफर्मेशन की तो जरूरत ही है, तो कंफर्मेशन से ज्यादा बेहतर एविडेंस है कि उसने हमें पे करने हैं। अब तो हमने एबिलिटी टू रीपे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, ये रैंड एक्ट के बाद देखें उससे कलेक्शन हुई है कि नहीं। हमें ये 1.5 बिलियन हमने कंसीडर करना है, पहली चीज कि ये रिकवरेबल है कि नहीं। दूसरी चीज क्या कंसीडर करने हैं? 1.2 बिलियन सही रिकॉर्ड या डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं। क्यों, ये क्यों कंसीडर करना है कि 1.2 बिलियन सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? इसलिए कि अब ये भी डाउट्स में है,
पेंडिंग लिटिगेशन में आ गया ना तो पता नहीं रिसीवेबल है कि नहीं, रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, या डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं। ये पेंडिंग आ गया ना, वही सिचुएशन जो पहले 2.7 बिलियन की थी अब वही 1.2 बिलियन की है। तो इस पे भी तो डिस्प्यूट हो सकता है ऑडिटर का मैनेजमेंट के साथ। तो हमें इसको भी वैल्यूएट करना चाहिए, लॉयर का ओपिनियन लेना चाहिए कि बताओ प्रोबेबल एंड ये विचुअली सर्टन है कि नहीं। अगर विचुअली सर्टन है तो फिर रिकॉग्नाइज होगा, वरना नहीं होगा। एग्री करते हैं इस चीज से? विचुअली सर्टन का काउंटिंग जो क्राइटेरिया वो और है, ऑडिट के साथ वो और बता रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अगर मैं अकाउंटिंग में क्या देखें, दो चीजें हैं, एक है एक्सपेंस, एक है इनकम। रिसीवेबल है, पेबल है। जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है ना उसके लिए रूल होता है प्रोबेबल एंड मेजरेबल, फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो रिसीवेबल होता है ना उसके लिए रूल होता है वर्चुअली सर्टन का। ये दोनों काउंटिंग ही बताते हैं, ये 37 बताता है दोनों। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्ट ने कह दिया कि आपने पे करना है तो विचुअली सर्टन हो गया ना, तो आप रिकॉर्ड करें रिसीवेबल। उसकी एबिलिटी टू रीपे भी तो देखनी है मेरे भाई। क्या कोई भी रिसीवेबल होता है उसकी प्रोविजन फॉर बैड डेट हम इंश्योर करते हैं कि नहीं? जब सेल इनवाइस हमने दे दी, उसने भी साइन कर दिया, इसका मतलब है वो कस्टमर मान रहा है कि मैंने आपको 10 लाख देना है, तो क्या इसका ये मतलब है कि 10 लाख ही बैलेंस शीट में रिपोर्ट होना चाहिए? कि अगर डाउटफुल है डेट तो प्रोविजन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा ये 1.5 बिलियन की फिगर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, 100% रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अगर उसकी एबिलिटी टू रीपे नहीं है तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, 1. और फिर 1.2 बिलियन की रिकॉग्निशन पे कमेंट कर रहा हूं, 1.5 की रिकॉग्निशन पे कमेंट नहीं है, उसकी रिकवरी पे कमेंट है। 1.2 की तो रिकॉग्निशन पे ही मैं कमेंट कर रहा हूं कि इसको तो हो सकता है हम वैल्यूएट करेंगे, मे भी इसको रिकॉग्नाइज ही ना करना हो, क्योंकि कंटिजेंट रिसीवेबल है, जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं होगा इसको रिकॉर्ड नहीं करना। और लॉयर हमें बताएगा कि अपडेटेड स्टेटस क्या है इसका। दोनों पे कमेंट हो गया। तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर क्या कंसीडर करना है हमने? तीसरा फैक्टर क्या कंसीडर करना? मटेरियलिटी क्वेश्चन में उसने बता दिया, क्वालिफाइड रिपोर्ट्स का मटेरियल होगा अमाउंट, मटेरियल ही करेंगे इसको, तो इमटेरियल तो नहीं। क्या हमें यूजर्स को बताना चाहिए, यूजर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि प्रीवियस, अब देखें जब नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर रहे होते हैं ना तो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचते पहुंचते हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन यूजर को पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिसीजन मेकिंग करने से रोकना चाहिए, उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं। तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए यूजर्स को प्रिवेंट करने के लिए। किस चीज से रोकने के लिए? कि वो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई ना करे। अगर मैनेजमेंट स्टेप ले ले बहुत अच्छी बात है, अगर मैनेजमेंट स्टेप्स ना ले तो फिर हम अपने लॉयर से कॉन्टैक्ट करके खुद स्टेप्स लेते हैं। क्लियर हुई है बात? अब बताइए पहला केस, अगर मैनेजमेंट और दो स्टाफ विद गवर्नर, ये 3 फैक्टर समझ लगे ना हमने जो कंसीडर किए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद मसला सामने आया और अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड, लॉ प्रोहिबिट करता है रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, यानी रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। क्या करना है? स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट, अच्छा पहली चीज ये बताइए मुझे, यहां पे फेज कौन सा है, पहला, दूसरा के तीसरा? शाबाश, इसका मतलब पहला और दूसरा डिस्कस करने हमने, भूल जाएं। तीसरे में भी 2 ऑप्शंस आती हैं, निकलती हैं। एक मैनेजमेंट एग्री करती है तो क्या करना है, मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो क्या करना है। यहां पे कौन सी लिखनी है, दोनों या कोई एक? दोनों। एग्जामिनर कमेंट्स में यही उसने कहा कि स्टूडेंट ने गलती की है, दोनों लिख दिया, हालांकि दोनों नहीं लिखने थे। हालांकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनेजमेंट ने खुद आके रिक्वेस्ट की है हमसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया जाए और ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया जाए। तो इसीलिए यहां पे हमने मैनेजमेंट एग्रीज वाला ही पोर्शन लिखना है, मैनेजमेंट डज नॉट एग्री वाला पोर्शन नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना वो पोर्शन? क्योंकि मैनेजमेंट खुद आके हमारे पास कह रही है, इसका मैनेजमेंट तैयार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमेंट करने के लिए। ठीक है,
वो तो हम बाद में देखेंगे ना, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट ठीक किया कि नहीं, वो तो हमारे प्रोसीजर में आएगा। और अगर ठीक किया तो अच्छी बात है, नहीं ठीक की तो मॉडिफाइड ओपिनियन। हम अपने प्रोसीजर पर मैनेजमेंट फाइनेंशियल को रिवाइज करेगी, हम प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। किस लिए? री इशू को एक्सप्लेन करने के लिए और सब्सिक्वेंट इवेंट को एम्फसाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद डेट कौन सी होगी? एक ही डेट होगी कि डुअल डेटिंग? एक ही डेट होगी, क्योंकि यहां पे लॉ ने हमें लॉ नहीं किया। और जब डेट एक ही होगी लेटेस्ट वाली, वो कौन सी वाली डेट होगी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीअप्रूव हुई होंगी, उसके बाद वाली, इवेंट के बाद वाली। जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इवेंट के बाद ही अप्रूव होंगी दोबारा, तो दोबारा अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद वाली डेट। और हम अब वो सारे प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करेंगे कि नहीं जो स्टेज 1 पे परफॉर्म किए थे? करेंगे। ये सारा काम कब करना है? क्लियर हो ये बात? इसमें दो बातें जहन में रखनी है आपने। एक ये फेज कौन सा है, 1 2 3, और दूसरा मैनेजमेंट एग्री या नॉट एग्री, ये क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। हाँ, तो वो हम बता देंगे। अगर हमारे प्रोसीजर, हमने जो प्रोसीजर बताया यहाँ पे, जो हमने कहा ना मैटर टू बी कंसीडर्ड, उसमें हमने कमेंट कर दिया है कि 25% अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके साथ आप ये लिख दें, अगर 25% अप्रोप्रिएट है तो फिर ये प्रोसीजर, अगर 25% अप्रोप्रिएट नहीं है तो प्रोसीजर सारे यही, लेकिन हमारा ओपिनियन उस सूरत में क्वालिफाइड हो जाएगा। हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड, प्रोसीजर तो सारे सेम जाएंगे ना, सिर्फ हम उसमें ओपिनियन जो है उसको कहेंगे वो ओपिनियन भी क्वालिफाइड ही रहेगा, एम्फसिस फिर भी दे दें। Second, management and those charged with governance are not prohibited by law and regulation from restricting the amendment and approval of financial statements. यानी इसका क्या मतलब है? नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? अलाउ कर रहे हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउड है फिर क्या करना है? सेम प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करेगी। स्टेप नंबर 2 हम प्रोसीजर परफॉर्म कर इसको वेरीफाई करेंगे, अगर वो ठीक है तो ओके, नहीं ठीक तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तीसरे नंबर पे हमने अपनी न्यू रिपोर्ट इशू करनी है, और इस न्यू रिपोर्ट पे डेट कौन सी होगी? डुअल डेटिंग। ठीक है, और अपने जो प्रोसीजर्स होंगे हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के, वो अब की बार परफॉर्म करने हैं कि नहीं करने? वो अब की बार नहीं करने, क्योंकि डुअल डेटिंग का फायदा ही यही होता है। तो बताइए हमारे लिए एज ऑडिटर डुअल डेटिंग वाली बात अच्छी है कि बुरी है? हमारे लिए अच्छी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। भी समझ आई कुछ इस क्वेश्चन की? प्रोसीजर जो है वो सिर्फ यही, वो ऊपर रिकवरेबल मतलब रिकवरी का बस देखना है, और नीचे सिर्फ वो देखना है कि ये जो 25% एक्यूरेट है या नहीं। हाँ जी, आपने बेसिकली 3 फैक्टर्स कंसीडर करना है। पहला 1.5 बिलियन इसका प्रोसीजर बताना है, दूसरा 1.2 बिलियन इसका प्रोसीजर बताना है, और तीसरा यूजर्स को कम्युनिकेट करने के स्टेप्स लिए गए कि नहीं, बस। फिर जब नीचे आपने कमेंट करना ना, ऑडिटर शैल इंक्लूड, ऑडिटर शैल इशू न्यू ऑडिट रिपोर्ट, उसके साथ जब हम ये कहते हैं ना इन विच ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, उसके साथ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एंड आल्सो क्वालिफाइड ओपिनियन इफ दीज फिगर्स आर नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, वो भी कवर हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा 560 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन। यहाँ पे स्टैंडर्ड को करते हैं कंक्लूड, और अब चलते हैं, आप अपने ब्रेक ले लेते हैं पहले, नमाज के बाद फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड को हम स्टार्ट करेंगे।